जादुई मटर। किशनपुरा गांव में माधव अपनी बेटी मेघा के साथ रहता था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। माधव की बेटी मेघा 16 साल की थी। वो सब कामों में अपने पिता का हाथ बटाया करती थी। माधव एक किसान था जो खेती करता था और कुछ सब्जियां भी उगाया करता था। इस समय गांव में गेहूं की फसल की कटाई का काम शुरू हुआ था। सब लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे। अरे बेटा, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम खाना लेकर खेत में ही आ जाना। और हाँ, जरा साथ में ठंडी ठंडी लस्सी भी ले आना। इधर मेघा रसोई में काम कर रही थी। ठीक है पिताजी, मैं काम खत्म करके आती हूँ। माधव भी अपने खेत में जाता है। इस बार माधव के खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई थी। माधव फसल काटने लगता है, तभी दो आदमी माधव के खेत की ओर आते हैं। अरे माधव भाई, जमींदार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं, पर क्यों? अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं। जा जा, जल्दी जा। माधव जमींदार के पास जाता है। माधव, तुम्हारी फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छे दाम दूंगा। अरे ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है साहब। मैं अभी फसल काट ही रहा हूँ, 2 से 3 दिन में काम हो जाएगा। एक काम करो मुंशी, अपने आदमियों को यहाँ आने को बोलो। वो माधव की फसल काटने में मदद कर देंगे और गेहूं भी घर पहुंचा देंगे। और माधव, तेरे पैसे फसल घर पहुंचने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है और कुछ ही देर में मेघा वहां आती है। ये लो पिताजी, आपके लिए खाना ले आई हूँ और साथ में ठंडी लस्सी भी लाई हूँ। अरे तुम खाना यहाँ रखकर घर जाओ बेटा। और सुनो, साथ वाले खेत से मटर जरूर तोड़ लेना। मैं शाम को उन्हें बाजार में बेच आऊंगा। तभी जमींदार के आदमी फसल कटवाने के लिए वहां आते हैं। माधव मेघा को सारी बात बताता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। जमींदार बाजार से अच्छे दाम देंगे बेटा। उसके बाद मेघा घर आती है, मटर तोड़ती है और दूसरी तरफ खेत में जमींदार के 4 आदमी आते हैं और गेहूं काटने में माधव की मदद करते हैं। दोपहर होने से पहले ही सारा काम खत्म हो जाता है और वो सारा गेहूं माधव के घर पहुंचा देते हैं। माधव सारा गेहूं गोदाम में रखवा लेता है और फिर मेघा ने जो मटर तोड़े थे वो उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है और सारे मटर बेच देता है। आते समय एक मछली के ठेले पर वो रुकता है। मछली कैसे दे रहे हो भाई? भाई माधव सुनो, ये दोनों 100 रुपए में ले जाओ, मुझे जल्दी घर जाना है। ये लो भाई 100 रुपए। आज मेघा को कहूंगा मछली के गर्म गर्म पकौड़े बना देगी। माधव घर आता है, मेघा को वो मछली के पकौड़े बनाने के लिए कहता है। मेघा पकौड़े बनाती है और दोनों उसे खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, पिताजी पिताजी जल्दी उठो, अरे जल्दी उठो ना पिताजी। अरे सुबह सुबह क्या हो गया है बेटा? पिताजी, वो गोदाम का दरवाजा खुला है और वहां अनाज की बोरियां भी नहीं है। माधव देखता है तो वहां से सब अनाज की बोरियां गायब थी। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी बोरियां चोरी हो गई। अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? माधव घर के आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। इतने में मुंशी भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और माधव उन्हें सारी बात बताता है। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो भाई? जमींदार अब क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है ना उनका गुस्सा कितना ज्यादा है। चलो, उनसे तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी। माधव मुंशी के साथ जमींदार के घर जाता है। अरे तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? जमींदार जी,
कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। कहीं तुमने किसी और को बेहतर दाम के चक्कर में तो नहीं बेच दी? नहीं जमींदार जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। माधव अपने घर आता है। रात को दोनों खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। पिताजी, अब क्या होगा? घर का खर्चा सिर्फ सब्जियां बेचकर कैसे करेंगे? पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिसमें साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर चल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के तैयार होने तक का इंतजार करना होगा। फिर ऐसे में घर कैसे चलेगा? मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो ये मटर की फसल ही हमारा सहारा है। अब माधव मटर घर घर जाकर बेचने लगता है। मटर ले लो मटर, ताजा ताजा मटर ले लो। अरे भैया, मटर कैसे दे रहे हो? 100 रुपए किलो है बहन, दे दूं क्या? मटर तो अच्छे लग रहे हैं, चलो 1 किलो दे दो। माधव 1 किलो उसे मटर देता है और आगे बढ़ जाता है, और ऐसे ही दोपहर तक वो सारे मटर बेच देता है। बेटा, आज से तुम ज्यादा मटर तोड़ दिया करो। कल से मैं दूसरे गांव में भी जाकर मटर बेच आया करूंगा। उसके बाद वो दोनों मिलकर मटर तोड़ने लगते हैं और वो 2 बोरी भरकर मटर तोड़ते हैं। तभी वहां से मुंशी और जमींदार गुजर रहे थे। क्या माधव, मटर की खेती तो तुमने बहुत अच्छी की है। क्या बताऊं जमींदार जी, फसल की चोरी होने के बाद अब इस मटर की फसल से ही घर चल रहा है। अच्छा सुन, कल सुबह हमारे यहाँ 4 बोरी मटर भेज देना। परसों हम मंदिर में भंडारा करवा रहे हैं, तो उसमें हम तुम्हारे खेत के मटर इस्तेमाल करेंगे। जी जी, मैं आज ही 4 बोरी तोड़कर रख लूंगा। सुबह आप कभी भी अपने आदमियों को भिजवा दीजिएगा। माधव मटर तोड़ना शुरू कर देता है। भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो इस बार मटर की खेती इतनी अच्छी हुई। अगर मटर नहीं होते तो हम क्या करते। उस दिन दोनों बाप और बेटी मिलकर 4 बोरी मटर तोड़ लेते हैं और उन्हें गोदाम में रख देते हैं। रात को जब सब अपने घरों में आराम से सो रहे थे, तभी अचानक से आधी रात को आवाज आती है। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही माधव उस कमरे में जाता है जहां मटर की बोरियां रखी हुई थी, तो वहां वो देखता है कि सारे चोर जमीन पर गिरे हुए थे और चिल्ला रहे थे। हाय, मेरा पैर टूट गया, मेरी कमर। सब दर्द से तड़प रहे थे और जमीन पर मटर के दाने बिखरे पड़े थे। तुम लोग यहाँ कैसे आए और ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? पिताजी, मुझे तो लगता है कहीं ये चोर तो नहीं है जिन्होंने पहले यहाँ चोरी की थी और आज भी ये मटर की बोरियां चोरी करने आए हैं। इन्हें तो मैं बताता हूँ कि कैसे किसी के घर में चोरी की जाती है। अरे हमें माफ कर दो, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। हमें तो ये सब करने के लिए मुंशी जी ने कहा था। क्या? मुंशी जी ने? भला ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अरे ये तो हमें नहीं पता, आप हमें माफ कर दीजिए। आप हमें पुलिस के हवाले मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में तुमने दोबारा कभी भी चोरी की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी भाई, हमें माफ कर दो। तभी मेघा गोदाम का दरवाजा बंद कर देती है और बाहर से ताला लगा देती है। पिताजी, इन्हें ऐसे छोड़ना सही नहीं होगा। हमें ये सब सुबह जमींदार जी को बताना होगा। अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये लोग कल को किसी और के साथ भी यही सब करेंगे। अगली सुबह माधव जमींदार को बुलाता है और चोरों को उनके सामने सब सच बोलने के लिए बोलता है। जमींदार, मुंशी और उन चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। माधव, तुमने तो ये सारे मटर निकाल कर रखे हुए हैं। चलो अच्छा हुआ, हलवाई का काम आसान हो जाएगा। जमींदार माधव को मटर के 2 गुना दाम देता है
और अपने आदमियों से बोलकर मटर मंदिर में भिजवा देता है। पिताजी, जहाँ तक मुझे याद है आपने तो मटर ऐसे ही बोरियों में भरकर गोदाम में रखी थी, फिर ये मटर के दाने किसने छिले? मुझे तो खुद ये समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब कैसे हुआ होगा। पिताजी, कहीं ये जादुई मटर तो नहीं है? क्या जादुई मटर? पिताजी, जादुई मटर ऐसे ही सब ठीक कर देती है, जैसे इन्होंने हमारे साथ सब ठीक कर दिया। इन जादुई मटर की मदद से माधव की जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई थी। गोपाल और उसकी पत्नी अपने खेतों में काम करके तपती गर्मी में घर आते हैं। अरे दीदी, खाना बन गया क्या? आज तो बहुत गर्मी थी। संजना गुस्से से खाना बना रही थी कि तभी गोपाल भी अंदर आता है। भाभी, मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना। और आज खाने में क्या बनाया है भाभी? मैं ना आपकी नौकरानी नहीं हूँ और पानी अपनी पत्नी से मांगो। और खाना मैंने आपके लिए बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ सूरज जी और अपना खाना बनाया है। आप लोग अपना खाना खुद बना लेना, मुझे और भी बहुत काम है। खुद तो सुबह सुबह मुंह उठाकर खेतों में चले जाते हो और मुझे यहाँ घर का काम करने के लिए नौकर समझा है क्या? ऐसे बोलकर संजना गुस्से से बाहर चली जाती है। सुनिए, आप बाहर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सुमन अपने पति को पानी देती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। ये कहानी सीमापुर नामक गांव की है, जहां गोपाल अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रहा था। उसके परिवार में उसकी माँ शांति और पत्नी सुमन और बड़ा भाई सूरज और भाभी रहते थे। गोपाल पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो अपने खेत संभालता था। गोपाल की पत्नी सुमन भी अपने पति के साथ खेतों में खूब मेहनत करती थी। वहीं दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई सूरज, उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी और अब वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी बात का उसे घमंड था और वही घमंड उसकी पत्नी में भी था। गोपाल और उसकी पत्नी और माँ मिलकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे बहू, तू बोल देती तो खाना मैं बना देती, तू भी तो थकी हारी खेत से आई है। कोई बात नहीं माँ जी, आप खाना खाइए ना। ये संजना इतनी बेरुखी क्यों करती है, कुछ समझ नहीं आता। घर के काम में भी हाथ नहीं बटाती, सिर्फ अपना काम करती है। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप खाना खाओ। संजना घर की बड़ी बहू और घमंडी होने के साथ आलसी भी थी। उसे किसी के जज्बातों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ वो अपने पति से मतलब रखती थी। एक बार की बात है, गोपाल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अब गोपाल से बिल्कुल भी चला फिरा नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से घर और खेतों का सारा काम सुमन अकेले ही कर रही थी। एक दिन सुमन खेत में जाकर देखती है कि उसके खेत की सब्जी के पेड़ पौधे सब खराब हो गए हैं। ये देखकर सुमन बहुत दुखी होती है और घर जाकर अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगती है। माँ, मैंने इतनी मेहनत की थी, इसके बावजूद खेत में सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारा जानवरों ने कुछ नहीं छोड़ा और घर में पैसे भी नहीं है। इनकी दवाइयाँ, ये सब कैसे होगा माँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। बहू, तू चिंता मत कर, सूरज है ना, वो इस घर का बड़ा बेटा है। तू जा, उससे कुछ पैसे मांग ले और खेत में दोबारा खेती कर, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता बड़े भैया पैसे देंगे। फिर भी आप कह रही हो तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ। सुमन संजना के कमरे में जाती है, जहाँ सूरज ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। दीदी जी, वो माँ ने कहा है आपसे कुछ पैसे मांग लूं, वो खेतों में फसल बर्बाद हो गई है। अरे तुम्हारी फसल है, तुम देखो, भला उसके लिए हम पैसे क्यों देंगे? अरे देखो सुमन भाभी, मैं खेत में पेड़ पौधों के लिए पैसे बिल्कुल नहीं दे सकता।
अगर गोपाल मेरी तरह पढ़ा लिखा होता ना तो आज ऐसे गवारों की तरह नहीं होता, खुद तो घर में पड़ा रहता है। तभी वहां शांति आती है। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? अरे माँ, आप बीच में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा और मैं यहाँ रहूंगा भी नहीं। मैं और मेरी पत्नी शहर में जाकर शहर के तौर तरीकों से रहेंगे। शांति और सुमन कुछ नहीं बोलते और वो चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं। अगली सुबह सूरज अपना सामान बांधकर अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर घर के खर्चे, माँ और पति की दवाइयों को लेकर सुमन बहुत परेशान थी। अब सुमन लोगों के खेतों में काम करने लगी थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और घर की दाल सब्जी का गुजारा हो रहा था। लेकिन लोगों के आगे काम करना कोई आसान बात नहीं थी। लोग सुमन को काफी उल्टा सीधा सुनाते थे, लेकिन अपने पति और माँ के पेट को पालने के लिए वो लोगों की बातें भी सुनती थी। फिर एक दिन उसे काम से निकाल दिया जाता है। ऐसे में परेशान होकर वो अपने उजड़े हुए खेत में जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी मेहनत के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली और अब मुझे काम से भी निकाल दिया है। अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगी? रोते हुए उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। तभी जमीन से 2 जड़ें निकलती हैं और एक बड़े से पेड़ का रूप ले लेती हैं, जो कि बैंगन का पेड़ बन जाता है। हे भगवान, ये बैंगन का पेड़ यहाँ कहाँ से आ गया? सुमन बहुत डर जाती है। इतना बड़ा बैंगन का पेड़ कैसे आया? अरे इस पर तो बहुत सारे बैंगन भी लगे हुए हैं। सुमन चमचमाते बैंगनों को देखकर एक बैंगन तोड़ती है, जिसके तोड़ते ही वहां नया बैंगन आ जाता है। अरे ये कैसा चमत्कार है? तभी जादुई बैंगन का पेड़ खुशी से झूम के बोलता है, तुम इतनी परेशान थी कि तुम्हारे आंसुओं से मैं पिघल गया और मेरी जड़ जमीन से निकलकर एक बड़े जादुई बैंगन के पेड़ में तब्दील हो गई है और तुम जितने मर्जी चाहो इससे बैंगन तोड़ सकती हो। ये कभी खत्म नहीं होंगे। इन्हें बेचकर तुम अपने घर की स्थिति को ठीक कर सकती हो सुमन। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सुमन जादुई बैंगन को तोड़कर अपने पल्लू में रखती है। तभी पेड़ पर और नए बैंगन आ जाते हैं। सुमन जादुई बैंगन के पेड़ का शुक्रिया अदा करके अपने घर वो बैंगन ले जाती है। अरे सुमन बेटा, इतने सारे बैंगन कहाँ से लाई है? हाँ सुमन, सस्ते बैंगन मिल रहे थे क्या, जो तुम इतने सारे लेकर आई हो? हमारे खेत में ना जादुई बैंगन का पेड़ है, जिससे अब हम सबकी जिंदगी अच्छे से कटने वाली है। मैं अभी बैंगन का भरता और बैंगन के पकौड़े चाय बनाकर लाती हूँ। उसके बाद सुमन ढेर सारे बैंगन तोड़कर उन्हें सब्जी मंडी लेकर जाती है। बैंगन ले लो बैंगन, 10 रुपए किलो, ताजा सस्ते बैंगन ले लो। अरे आप तो बहुत सस्ते बैंगन दे रही हो, जरा 1 किलो कर दीजिए बहन जी। मुझे तो 2 किलो दे दो बहन जी। अरे बहन जी, आप तो बहुत सस्ते बैंगन दे रही हो, जरा 2 किलो मुझे भी दे दो। 2 किलो मुझे भी दे दीजिए। कुछ ही देर में एक एक करके सुमन के सारे बैंगन खत्म हो जाते हैं। वो दोबारा से जादुई पेड़ से बैंगन तोड़कर लाती है और मंडी में बेचती है। सस्ते बैंगन होने के कारण फिर से सारे बैंगन खत्म करके वो अपने घर लौटती है, जहां उसकी पहली कमाई बहुत ज्यादा होती है। इससे तीनों लोग बहुत खुश होते हैं। इसी तरह सुमन जादुई बैंगन की पेड़ की मदद से रोज बैंगन बेचती थी और फिर उसे अच्छा मुनाफा होता था और वो अपने पति के पैर का इलाज एक अच्छे से अस्पताल में करवाती है और गोपाल कुछ ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
जादुई बैंगन को बेचकर सुमन का परिवार बहुत अमीर हो जाता है। उन पैसों से वो गरीब लोगों की मदद करते हैं और उन्हें भी खाने के लिए बैंगन बांटते हैं। वो कभी भी किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजते थे।